हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्र, पिछले वाले वीडियो में थोड़ी सी लाइट कटने की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, जो थोड़ा सा टॉपिक छूटा हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो। आइए उसी पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं, और वो पॉइंट जो है वो है वित्त आयोग। ठीक है, तो आइए हम वित्त आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए वित्त आयोग की अगर हम बात करें, जो आप केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध पढ़ रहे थे, उसी संबंध में ये छूटा हुआ पॉइंट था वित्त आयोग। तो देखिए, वित्त आयोग से संबंधित आपको कई चीज़ समझना है। पहला चीज़, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन ये आपको जानना आवश्यक है कि वित्त आयोग का गठन, और इसके अलावा वित्त आयोग गठन के साथ साथ इसका कार्य और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, जो मेरी टॉपिक थी, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। ठीक है, हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। ठीक, ये जानेंगे हम। इसके बाद वित्त आयोग संबंधित अगर आप गठन में ही सारी चीज़ें देख लेते हैं, वो वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब कि जिसका संविधान में उपबंध हो। ठीक है, एक संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान में उपबंध हो, और इसका उपबंध जो है अनुच्छेद नंबर 280 में, अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में बातें कही गई हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 280 में। इसमें यह बताया गया है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और प्लस 4 सदस्य होंगे। ठीक है मित्र, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। इनका जो गठन होगा वह गठन 5 वर्ष के लिए होगा। जो गठन होगा वह 5 वर्ष के लिए होगा। गठन जो होगा वह 5 वर्ष के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं इनके सदस्यों की योग्यता। आपको ये जानना आवश्यक है। अध्यक्ष के बारे में ये कहा गया है कि इसको सार्वजनिक अनुभवों के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि ऐसा अध्यक्ष जिसको सार्वजनिक, ठीक है, जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो, उसे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव, उसे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि अक्सर कौन लोग बनते हैं? तो मित्र, वित्त आयोग में जो अध्यक्ष बनते हैं वो ज़्यादातर महासचिव ही बनते हैं। और महासचिव का मतलब अगर हम कहें तो यहाँ पर ज़्यादातर IAS जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं जो एक तरीके से कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान दर्जा रखने वाले होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री के जो पर्सन होते हैं उनको बनाया जाता है। क्लियर? तो ये आप को पता होना चाहिए। इनके योग्यता के बारे में कहीं संविधान में उपबंध नहीं किया गया है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यताओं के बारे में इनका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः ऐसी बातें इनके बारे में कही जाती है। ठीक है, ये इनके गठन हो गया। और जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है, अगर हम कहें वित्त आयोग के लिए जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का, वह कार्यकाल कितने साल के लिए इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो आप ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। जी हाँ, कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कहीं मैक्सिमम इनकी आयु के बारे में जिक्र
नहीं किया गया है कि इनकी मैक्सिमम आयु कितनी होगी, ये योग्यता के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। हाँ, जो अध्यक्ष पद पर होगा उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सदस्य, तो देखिए जो ये 4 सदस्य हैं, ये 4 सदस्य के लिए भी योग्यता बनाई गई है। अब इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए मित्र, वो भी देख लेते हैं। इन चारों सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जो एक सदस्य होना चाहिए वह न्यायाधीश होता है, मतलब जो एक सदस्य होना चाहिए वह न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। बनने की योग्यता का मतलब ये है कि न्यायाधीश के पद पे रहा हो, अवकाश के पद पर रहा हो, योग्यता नहीं रखता हो, बल्कि वह न्यायाधीश हो, रिटायर्ड न्यायाधीश हो, उसको एक तरीके से वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाता है। क्लियर? जो न्यायाधीश रिटायर्ड न्यायाधीश हो उनको वित्त आयोग के सदस्य के रूप में बनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला आप ध्यान रखिएगा, जिसको वित्त और लेखांकन के बारे में पता हो, वित्त और लेखांकन के बारे में जानकारी हो या उसका स्पेशलिस्ट हो, उसको बनाया जाता है। क्लियर? और अगला जिसको वित्त और प्रशासन, जी हाँ, वित्त और प्रशासन के बारे में योग्यता रखता हो, वित्त व प्रशासन के बारे में जानकारी हो, उसको बनाया जाता है। और अगला जो आर्थिक क्षेत्र में क्या हो, जो आर्थिक क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इनमें जो 4 सदस्य हैं वो अलग अलग क्वालिटी वाले व्यक्ति होते हैं। एक जो न्यायाधीश हो, और एक जो वित्त और लेखांकन का अच्छा जानकारी रखता हो, और एक जो वित्त और प्रशासन के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, और एक जो आर्थिक क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, उसको वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर मित्र? यहाँ तक क्लियर? अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो इसको जरा आप दूसरे शब्दों में समझिए, जो यहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है। देखिए, न्यायाधीश यानी कि आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इसमें मेंबर होने चाहिए। मेंबर का मतलब वो योग्यता रखता है तो वो मेंबर ही होगा। और अगला मेंबर जो कैग देखिए मित्र, आपने कैग का नाम सुना होगा। कैग का नाम आपने सुना होगा। कैग का मतलब क्या? कैग का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब कैग जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो भी तो आय व्यय का क्या करता है, ब्यौरा करता है, लेखांकन का कार्य करता है। और वो लेखांकन का कार्य कौन करेगा? जिसको लेखांकन अकाउंट की अच्छी जानकारी हो। जैसे हम आपको से ये बता दें कि ये लेखांकन का मतलब एक जो पद होता है सही है, चार्टर अकाउंट जो कैग होता है वो चार्टर अकाउंट के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, और प्लस फाइनेंस के भी बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। तो कैग सीए का स्पेशलिस्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? तो सीए का स्पेशलिस्ट और इकोनॉमिक का जो स्पेशलिस्ट होता है, इकोनॉमिक और सीए इन दोनों में जो एक स्पेशलिस्ट होता है उसका गुण कहीं न कहीं कैग में दिखाई दिया जाता है। यही कारण है कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही पद है, वो है नियंत्रक महालेखा का परीक्षक का पद। वित्त और प्रशासन एक विषय होता है, लोक प्रशासन एक विषय होता है, लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन के बारे में जानकारी सबसे अच्छी किसको होती है? जो एक आईएएस कैडर का, जो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी समझदारी होती है। उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी समझदारी होती है, उसको राज्य व्यवस्था के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है, उसको वित्त के भी बारे में अच्छी जानकारी होती है। ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट यानी कि लोक प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ आपको झलक रहा है। तो एक आईएएस कैडर का जो एक अधिकारी होता है वो उसके समान यहाँ पर योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और आर्थिक क्षेत्र में सबसे अच्छा जानकारी आप जानते हो कि अक्सर जो आरबीआई के बैंक के गवर्नर बनाए जाते हैं, वो लोग आरबीआई बैंक के जो गवर्नर बनाए जाते हैं, जो अन्य सदस्य होते हैं, उनके समान जैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए। तो आप देख रहे हो कि आर्थिक क्षेत्र में जितने भी स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन बनाकर रखने वाले होते हैं, वो सारे योग्य कहीं ना कहीं वित्त आयोग
में एक मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और वहाँ पर सार्वजनिक यानी कि ये जो अलग अलग अपने अलग अलग विषयों में स्पेशलिस्ट हैं, उस सबके बारे में एक जनरल नॉलेज रखने वाला, जो मल्टी पर्सनालिटी वाला जो होना चाहिए, जो ऑलराउंडर होना चाहिए, वो महासचिव होना चाहिए। कौन होना चाहिए? महासचिव होना चाहिए, जो अपने आप में ऑलराउंडर यानी सार्वजनिक विषयों पर क्या रखता हो? जानकारी रखता हो। और सार्वजनिक विषय ये सारे हैं, और इन सार्वजनिक विषयों के अलग अलग इसमें क्या है? स्पेशलिस्ट हैं। क्लियर? और ये सारे पद आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये सारे पद आप भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। वहाँ पर निश्चित रूप से देखिए, क्या आपको न्यायपालिका को स्वायत्त बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है? होनी चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सबसे बड़ा मजबूत आधार बनाए जाने की वित्त आयोग की क्या है? आवश्यकता है। अगर वित्त आयोग को पूरी तरीके से स्वायत्तता बना दी जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत बन जाएगी, एक और मजबूत बन जाएगी। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं, अगर हम इसके कार्य के ही बारे में देख लेते हैं मित्र, यही से चीज़ें थोड़ी सी अस्पष्ट हो जाती है। जैसे अगर हम इसके कार्य के बारे में यहाँ पर देख लें, इसके कार्य के बारे में अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य केंद्र एवं राज्य के बीच, जी हाँ, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त का बंटवारा, जी हाँ, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त का बंटवारा ही इसका प्रमुख कार्य है। अब ध्यान से सुनिएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त बंटवारा ही इसका प्रमुख कार्य है। केंद्र एवं राज्य के बीच इसका प्रमुख वित्त बंटवारा ही इसका क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच इसका वित्त बंटवारा ही प्रमुख कार्य है। क्लियर? अब वित्त बंटवारा करेगा कहाँ से? इसके पास पैसे थोड़े नहीं होते हैं। ये पैसा जो जनता का पैसा होता है, जो पैसा राजकोष के रूप में अनुच्छेद नंबर 266 में संचित निधि के रूप में रहता है, उन्हीं में से वो राय देता है कि केंद्र के किन किन विषयों पर कितना पैसा जाना चाहिए और राज्य के किन किन क्षेत्रों में कितना पैसा जाना चाहिए। इस बात का निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है मित्र? किसको होता है? वित्त आयोग को होता है। किसको होता है? वित्त आयोग को होता है। क्लियर? ये वित्त आयोग का कार्य होता है कि कहाँ पे पैसा किसके पास कितना जाना चाहिए, अनुदान देने की भी बात करता है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, याद करिए मैंने आपको पंचायत व्यवस्था पढ़ाया था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो जो पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया था, जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किया गया था संवैधानिक रूप से, तो उसके भी अपने अपने क्या थे? विषय थे। और उन विषयों को संचालित करने के लिए जो पंचायत के मेंबर वो अध्यक्ष है, उनको भी तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको भी पैसा चाहिए, और उनको पैसे के लिए हम कहाँ जाएंगे? वित्त आयोग के पास जाएंगे। और इस वित्त आयोग से सिफारिश कौन करेगा? राज्य करेगा कि हमको इनके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए वहाँ से, इनके लिए भी कुछ आप वित्तीय वितरण करिए। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम कैसे स्थानीय स्वशासन का विकास कर सकते हैं? तो इसके लिए भी वित्त आयोग क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन अफसोस मेरे दोस्त, वित्त आयोग में इतने स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है। ध्यान रखना, ये एक सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी संस्था, इसका काम है सलाह देना, ये आदेश नहीं दे सकता है, और इसका सलाह मानने के लिए कोई बाध्य भी नहीं है। इसका सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। आप जरा सोचिए, इसका सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसका सलाह मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसके दायित्व इतने हैं, नियंत्रण भी इतने हैं, उस पर विचार और विमर्श भी अच्छा करता है, लेकिन सरकार इसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है। आप देखे होंगे कि नीति आयोग तो अब जाकर बना, जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया।
ठीक है, बहुत समझिए। हालांकि मैं ये थोड़ा सा मेंस में जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़े से टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर देना होगा। मेरा उद्देश्य वनडे के एग्जाम के लिए ही, फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझना तो बनता ही है यहाँ पर। अब देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं, तो आप जरा सुनिएगा। ये एक सलाहकारी संस्था है और ये बाध्य नहीं है। ये क्या है? बाध्य नहीं है। उधर नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा वित्त आयोग के संदर्भ में यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें हम वित्त आयोग की जगह पर, जो अभी मैंने आपको सारे कार्य बताए, केंद्र को कितना पैसा जाना चाहिए, राज्य को कितना पैसा जाना चाहिए, स्थानीय शासन को कितना पैसा जाना चाहिए, वित्त आयोग को उतनी ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं होती थी जितनी कि योजना आयोग की। योजना आयोग की प्रासंगिकता ज़्यादा होती थी। किसके संदर्भ में? वित्त आयोग के अपेक्षा। और योजना आयोग, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग यानी कि जो प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है वो है, और पैसे का जो वितरण दिया जाता है ज़्यादातर योजना आयोग के माध्यम से जो राय दी जाती है वही। बहुत समय इस मुद्दे पर लेकर समय समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है कि वित्त आयोग की आखिर में प्रासंगिकता ही क्या है, और इतने स्पेशलिस्ट लोग होने के बावजूद भी आखिर में हम योजना आयोग को ज़्यादा महत्व देते हैं वित्त आयोग की अपेक्षा, क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इतने पढ़े लोग इतने स्पेशली लोग के बजाय भी, और एक संवैधानिक संस्था होने के बजाय भी, हम उसको क्यों पावर उतना ज़्यादा नहीं दिए हैं? इसको एक स्पेशलिस्ट स्वायत्त निकाय बनाए जाने की क्या है? आवश्यकता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति के लिए जो संसद होती है, वो संसद समय समय पर इनकी नियुक्ति करने का कार्य करता है। हालांकि वित्त आयोग की जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनके वेतन वगैरह में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। क्लियर? तो योजना आयोग, अब प्रेजेंट टाइम में जो वित्त आयोग, योजना आयोग में सवाल खूब उठने लगे, तो योजना आयोग में क्या थी? योजना आयोग में राज्य की भागीदारी उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं देखने को मिलती है जितना कि इस समय योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया। जी हाँ, नीति आयोग की जो व्यवस्था लाई गई, अब जो योजनाएं लागू की जाएंगी उसमें थोड़ी सी क्या लाएंगे? कठोरता लाएंगे। कठोरता का मतलब कि राज्य की भागीदारी को बहुत ज़्यादा सक्रिय बनाया गया। लेकिन वित्त आयोग को आज भी उतनी स्वायत्तता नहीं मिली। हाँ, ये बात अलग है कि राज्य को जिस प्रश्नों को लेकर सवाल उठता था वित्त आयोग को लेकर और योजना आयोग को लेकर, उसके दरमियान उसके आलोचना के आधार पर योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। और नीति आयोग का गठन करने में इसमें राज्य की भूमिका की महत्ता को और अधिक बढ़ा दिया गया। अब राज्य भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं कि मुझे भी इन क्षेत्रों में पैसा चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम बजट पर अपनी सहमति प्रस्तुत नहीं करेंगे, अपनी राय नहीं देंगे। ये सारी बातें यहाँ पे की गई। तो मैं समझता हूँ कि आप वित्त आयोग की प्रासंगिकता को तो समझ ही गए होंगे। कितने मेंबर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये आप जान गए होंगे। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगी थे, और वर्तमान में एन.के. सिंह हैं जो 15वें वित्त आयोग हैं। वर्तमान में नहीं, 15वें वित्त आयोग हम कह सकते हैं कि एन.के. सिंह थे, जो मेरे पास पुराना आंकड़ा है। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको वित्त आयोग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न यहाँ पे बनने चाहिए वो सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ पर बता दिए, और कॉन्सेप्ट सहित इसको बताया गया है। और आप ये भी देख लिए होंगे कि वित्त आयोग
की अगर बात की जाए तो वित्त आयोग के बनाए जाने की प्रासंगिकता, ये संघात्मक व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य के बीच बंटवारे की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये संघात्मक व्यवस्था का खंडन करती है। संघात्मक व्यवस्था का क्या करती है? खंडन करती है। मुझे जवान से मीठा नहीं होना चाहिए, मुझे दिल से भी मीठा होना चाहिए। परिवार में साथ बैठकर खाने से कुछ नहीं होता है, दिल से दिल भी मिलना चाहिए। नहीं समझे? कहने का मतलब सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं होगा कि हमारा संघात्मक व्यवस्था जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है, बल्कि उसको और तरीके से फॉलो करना चाहिए। संविधान में बातें कही गई हैं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, संघात्मक आधारभूत का ढांचा है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के हित के लिए संघात्मक व्यवस्था का ढांचा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन बातें उसमें इस तरीके से की गई है कि राजनीतिक स्वार्थ के हित की पूर्ति करने के लिए मित्र संघात्मक ढांचा का उल्लंघन समय समय पर होता ही रहा है। अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि समय रहते नहीं सुधारा गया तो वो होता ही जाएगा, जो कि आज के समय की डिमांड नहीं है। क्लियर? तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है मित्र। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे, और वो जो मेरी अगली टॉपिक होगी वह संविधान का 14वां भाग होगा, संघ एवं राज्य के अधीन सीमाएं। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।